मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ISLM मॉडल पढ़ेंगे। ये मॉडल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, स्पेशली कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा और ये आपके कोर्स में भी है। मैंने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें सिलेबस देखा है, उन सभी सिलेबस में ISLM मॉडल की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। तो आज हम शुरुआत करेंगे ISLM मॉडल से। ISLM मॉडल जो है वो क्लोज इकोनॉमी का मॉडल है, जिसमें हम फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते। लेकिन जब हम क्लोज इकनॉमी को से हटकर ओपन इकनॉमी में आते हैं और फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड करते हैं, तब वो मॉडल ISLM की जगह मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल कहलाता है। ISLM मॉडल का मतलब क्या है? इसमें IS और LM क्या है? IS का मतलब है इन्वेस्टमेंट सेविंग और LM का मतलब है लिक्विडिटी ऑफ मनी। जहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेविंग की बात करेंगे वो रियल सेक्टर या गुड मार्केट कहलाता है, और जहाँ हम LM की बात करेंगे वो एसेट और मनी मार्केट कहलाता है। तो हम दो मार्केट्स पढ़ते हैं। दो मार्केट्स को दो में डिवाइड करते हैं। एक होता है रियल या गुड मार्केट और एक होता है एसेट या मनी मार्केट। जब हम रियल और गुड मार्केट में बात करेंगे तो हम बात करते हैं IS की, और जब हम एसेट और मनी मार्केट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं LM की। अब इन दो मार्केट्स में इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन होती है वो क्या है, कैसे होगी, कैसे इनको इफ़ेक्ट करेंगे अदर फैक्टर्स, और फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा इन दोनों पर, IS और LM पे, और ये दोनों मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे ISLM कर्व में। अब हम ISLM मॉडल की बात करते हैं तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी कीन्स की, AD = C+I+G। अब मैंने C+I+G क्यों लिया, X - M क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ये जो हम मॉडल पढ़ रहे हैं ISLM, ये क्लोज इकोनॉमी का मॉडल है, बंद अर्थव्यवस्था का मॉडल है, जिसमें हम बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ के साथ किए हुए आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शामिल नहीं करते हैं। अब ये IS कर्व जो है ये काम कैसे करता है, कैसे इसको हम निर्धारित करते हैं, कैसे इसका काम होता है? तो IS कर्व जो है ये कैसे निर्धारित होता है ये बताता है आपको। यहाँ मैंने लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ लिया इनकम। ये IS हमें बताता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच में नेगेटिव रिलेशन। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इनकम बढ़ जाएगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इनकम घट जाएगी। तो ये हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिलेशन बताता है, जो कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। अब ये नेगेटिव रिलेशन कैसे होता है IS वक्र में? देखिए ये डेरिवेशन है। आपने कंजम्पशन बनाया, IS कर्व है वो एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड करता है। एग्रीगेट डिमांड मैंने आपको बताया AD = C+I+G होता है। C बढ़े, I बढ़े या फिर G बढ़े, तीनों अगर बढ़ेंगे तो हमारी क्या बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग बढ़ जाएगी। समग्र मांग बढ़ने से हमारा ये जो समग्र वक्र है, ये समग्र मांग वक्र है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और हमारी जो सप्लाई है वो सेम रहेगी। ये 45 डिग्री लाइन ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई बता रहा है, या आप इनकम लाइन भी समझ सकते हैं, और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। इसके ऊपर जाते ही हमारी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डाउन हो जाएगा। देखिए उसके ऊपर जाते ही हमारी इनकम बढ़ गई और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, डाउन हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो डाउन हो गया और इनकम बढ़ गई, दोनों एरो अपोजिट डायरेक्शन में। और आप लोगों ने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाई है याद रखने के लिए, जब है ना एरोस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब नेगेटिव रिलेशन होता है, और जब एरोस एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। यहाँ पर जो एरोज हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, और ये रिलेशन कौन बता रहा है, IS कर्व बता रहा है। इसलिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच में हमें रिलेशन को बताता है। अब ये हमने पढ़ लिया कि IS कर्व कैसा आया, IS कर्व का गुड मार्केट में क्या रिलेशन होता है और इसके हर एक पॉइंट क्या बताता है।
फिर हमें पढ़ना है कि इसमें शिफ्ट कैसे आता है। भाई आई एस अपनी जगह रहता है या राइट वर्ड शिफ्ट होता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, आगे होता है कि पीछे होता है। अगर हम सी बढ़ा दें, आई बढ़ा दें या जी बढ़ा दें तो आई एस जो कर्व है ये आपका आई एस वक्र है, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और हो जाएगा आई एस 1। इसके आगे की शिफ्ट होते ही देखिए, एक मिनट आपको ढंग से बताती हूँ, एक बार रुकिए। हमारे कंजम्पशन में, इन्वेस्टमेंट में या गवर्नमेंट की सेविंग में कोई भी चेंज आता है तो हमारा आई एस वक्र आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये देखिए, इसमें क्या, ये शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि हमारा कंजम्पशन बढ़ गया, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया और टैक्सेस में कमी आ गई, इसलिए हमारा आई एस वक्र आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। आई एस आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं तो आई एस वक्र पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। अगर एक्सपेंडिचर कम कर दिए जाते हैं तो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। तो आई एस वक्र राइटवर्ड कब शिफ्ट होगा? जब, ये देखिए, ये हमारा आई एस वक्र है, ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये इनकम। अब आई एस वक्र आगे तरफ शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट हो गया, ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक मिनट देखिए, मैं आपको बताती हूँ। आई एस, अब इसमें इसमें आपको यही बताया इस डायग्राम में कि हमारा आई एस वक्र आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। और शिफ्ट होने का कारण क्या है? क्योंकि कंजम्पशन बढ़ा, इनकम बढ़ी और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा, इससे हमारी इनकम भी बढ़ गई। इसके बढ़ने से, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कभी यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने किसी भी मनी मार्केट को इसमें शामिल नहीं किया है। और अगर ये तीनों घट जाए तो ये अपने आप पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ? एनी चेंज डिक्रीज इन द गवर्नमेंट कंजम्पशन, इंक्रीज इन टैक्सेस और डिक्रीज इन कंज्यूमर, तो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। प्रोवाइडेड बाय सीओ दैट इज फॉर अ गिवन इंटरेस्ट रेट डिक्रीजिंग द डिमांड फॉर गुड्स क्रिएट अ शिफ्ट इन आई एस वर्क टू द लेफ्ट। अगर इन तीनों में से इस कंजम्पशन में डिक्रीज हुआ, गवर्नमेंट एक्सपेंशन में डिक्रीज हुआ, टैक्सेस बढ़ गए, तो ये अपने आप ही पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इन सब में इंक्रीज हो गया तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम आई एस कर्व को आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। अब बारी आई हमारी एल एम कर्व की। जो हमारा एल एम वक्र है ये मनी मार्केट का है, असेट मार्केट मनी मार्केट का है। जब हम मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारा एल एम जो कर्व है वो आगे की तरफ शिफ्ट होता है, और अगर डिक्रीज़ कर दो तो पीछे की तरफ चला जाता है। अब हम जो मनी मार्केट की बात करते हैं तो मनी मार्केट में हम लेते हैं मनी सप्लाई बराबर मनी डिमांड। अब मनी डिमांड जो की जाती है वो 3 पर्पज़ से की जाती है। एक होता है ट्रांजैक्शन मोटिव, एक होता है प्रिकॉशनरी मोटिव और एक होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। ये आपने कीन्स में पढ़ा होगा, कीन्स में बता रखा है। ट्रांजैक्शन मोटिव हमें डे टू डे हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, हमारी हर बार इनकम नहीं होती, रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए होता है तो उसके लिए हमें खर्चा करना पड़ता है। प्रिकॉशनरी मोटिव, कभी को इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ जाए, फैक्ट्री में आग लग जाए तो एकदम से पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। स्पेकुलेटिव मोटिव, कोई शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाह रहा हो, फ्यूचर अनसर्टेन है, उसमें रिस्क में फ़ायदा उठाना चाह रहा हो, तो वो स्पेकुलेटिव मोटिव होता है। ये दोनों जो हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव, ये दोनों डिपेंड करता है हमारी इनकम पर। और जो स्पेकुलेटिव है ये डिपेंड करता है हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ठीक है, इसका संबंध तो इनकम से होता है। अगर इनकम बढ़ी हुई है तो ये दोनों भी बढ़ जाएंगे, लेकिन इन दोनों का, रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्पेकुलेटिव मोटिव का जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो स्पेकुलेशन डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो स्पेकुलेशन डिमांड कम होगी। अब इन तीनों के मोटिव को पूरा करने के लिए तो हमारा एल एम वक्र आया। और मनी, ये तो हमारा आया मनी डिमांड में। एक हमारा रह गया मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में आता है रियल कैश बैलेंसेस, जिसमें एम अपॉन पी आता है। ठीक है, ये से हम कहते हैं रियल कैश बैलेंसेस। ये दोनों जब आपस में बराबर होंगे, एम बाई पी इक्वल्स टू के बाई इक्वल्स टू एच आई, तब हमारे यहाँ पर एल एम जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, मनी मार्केट है, उसमें हमारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। देखिए, ये आपका एल एम है। अब यहाँ मनी सप्लाई बढ़ गई। जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ी वैसे ही हमारा जो एल एम वक्र है वो आगे की तरफ
शिफ्ट हो गया, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। ये हमारा पुराना एलएम था, ये हमारा नया एलएम हो गया। इसके शिफ्ट होते ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी में। देखिए, इफ इनकम इंक्रीजेज द डिमांड फॉर मनी इंक्रीजिंग एट एनी गिवन इंटरेस्ट रेट गिवन डेट द सप्लाई ऑफ मनी इज फिक्स्ड, द इंटरेस्ट रेट मस्ट इंक्रीज टू लोअर द डिमांड फॉर मनी एंड मेंटेन द इक्विलिब्रियम। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, अब हमने एलएम वक्र बनाया, एलएम वक्र हमेशा, सॉरी वो मैं गलत बता गया आपको, ये तो सही है, ये वाला जो डायग्राम था वो मैं आपको गलत बता गई, ये तो ये गलत है, ये इसमें नहीं है। ठीक है, ये वाला है आपका मेन डायग्राम। इसमें क्या बताया, इसमें ये बताया है कि हमने माना कि एग्रीगेट सप्लाई तो मतलब जो मनी सप्लाई है वो कांस्टेंट है। अब हमारी जो डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने से हमारा वक्र आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, और शिफ्ट होने से तो हमारा नया पॉइंट कौन सा आया, ये वाला आया। तो जब ये किसके बीच में रिलेशन बता रहा है, ये भी रिलेशन बता रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच में, लेकिन ये कौन सा रिलेशन बता रहा है, पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है। मैंने आपको बताया था एरो अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो हमारा एलएम वक्र हमेशा कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ऊपर की तरफ जाता हुआ बनेगा। ये देखिए, ये आपका, एक मिनट, ये आपका एलएम एलएम कर्व है, ये ऊपर की तरफ है, और ये क्या बता रहा है, इनकम और इंटरेस्ट रेट में पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है। कैसे बता रहा है, देखिए, अगर मनी सप्लाई बढ़ी तो मनी सप्लाई बढ़ने से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल हो गया, इसका मतलब अब लोग है ना ज़्यादा बॉन्ड्स में पैसे नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। तब आपके पास कैश में पैसे ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो आप ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसे डिमांड करेंगे। जब आप पैसों की डिमांड करेंगे, इनकम आपकी इंक्रीज हुई, इनकम आपके पास ज़्यादा है ना, तो आप उनकी डिमांड ज़्यादा करोगे। उनका डिमांड करते ही फिर क्या होगा कि एकदम से हाइक आएगा और आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही लोग क्या करेंगे, कैसे बढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ना अब भाई लोगों के पास पैसा है, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, और इनकम के बढ़ने पर लोग के पास ज़्यादा कैश है, अब लोग ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा खर्च करेंगे। अब एकदम से रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हाइक होते ही स्पेकुलेटिव डिमांड रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें बताया हुआ है। Upward sloping LM curve represent the positive relation between interest rate and output. All the points on this curve represent an equilibrium on the financial market या मनी मार्केट या फिर असेट मार्केट। अब शिफ्ट कैसे होता है, अगर मनी सप्लाई को बढ़ाते जाए तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अगर मनी सप्लाई को कम कर दिया जाए तो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। रियल मनी सप्लाई गोज अप, डिमांड फॉर मनी शुड गो अप टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम एंड इंटरेस्ट रेट मस्ट डिक्रीज। ठीक है, तो क्या होगा, डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी, मनी की डिमांड बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है उसी लेवल ऑफ आउटपुट पे। अब देखिए शिफ्ट कैसे हुआ, ये आगे ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा आगे की तरफ चला गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने मनी सप्लाई बढ़ा दी, और अगर यही पीछे की तरफ चला जाएगा तो मनी सप्लाई फॉल हो जाएगी। ये देखिए, एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई कॉज द एलएम कर्व टू शिफ्ट डाउन सिमेट्रिकली, या डिक्रीज इन मनी सप्लाई कॉज द एलएम कर्व टू शिफ्ट अप। देखिए यहाँ पे ये बढ़ा दी तो ये नीचे की तरफ आ गया, राइट, अगर ये घटा देगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब हम कल पढ़ेंगे ISLM मॉडल में इक्विलिब्रियम कैसे होता है और इक्विलिब्रियम होने पर क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी में। उसके बाद साथ साथ हम पढ़ेंगे कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी ISLM कर्व की कौन से पार्ट को या कौन से ISLM में कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव है, फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव है या फिर मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कल हम इसका आगे वाला पार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।